नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बीएससी सेकंड सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है, मैंने कल का जो टॉपिक आपको कराया था ये वही है, अभी रफ नहीं किया है, ठीक है। तो इसे ही थोड़ा आगे कंटिन्यू करना है। तो हेडिंग क्या है आपकी, इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, यानी जो कार्नोट का हीट इंजन था, ठीक है, उसकी इफ़िशियंसी हमने फाइंड की थी, ठीक है। ये डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखो, कार्नोट की जो इफ़िशियंसी है कार्नोट हीट इंजन की, मतलब वो आप देख के बताओ उसका फाइनल एक्सप्रेशन क्या आया था। उसका फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो किसके टर्म्स में है, ये लिखा, ईटा बराबर है 1 - T2/T1। इसका मतलब है जो इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन है वो किस पर डिपेंड करती है, T1 पर और T2 पर। T1 क्या है आपको पता है, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स। T1 क्या है, वो T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ द सिंक। तो हैंस करके एक लाइन इसमें लिख लेना, क्वेश्चन बन सकता है इस तरीके से। जो हैंस करके लिखवाता हूँ ना, या जो हैंस करके लिखा होता है वो आपका क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो हैंस करके इसमें लिख लेना, क्या लिखोगे, हैंस इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, ठीक है, डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप, ये केल्विन में होता है ना, पढ़ा होगा आपने। डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सिंक, वो क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ब्रैकेट में लिखना T1 एंड, ठीक है, T2 यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ सिंक, ब्रैकेट में T2। इन दोनों पर डिपेंड करता है ईटा यानी इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। अब देखो, जो इफ़िशियंसी है ना कार्नोट हीट इंजन की, उसे आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक तो आपका ये सामान्य जनरल डेरिवेशन है, लेकिन आपसे ये पूछ सकता है कि फाइंड करो इफ़िशियंसी कार्नोट हीट इंजन की किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशो। तो इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन आगे इन टर्म्स ऑफ किसके पदों में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशो के टर्म्स में, ठीक है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशो को कहेंगे हिंदी में रुद्धोष्म प्रसार अनुपात, है ना। रुद्धोष्म प्रसार अनुपात के पदों में कार्नोट हीट, वो कार्नोट उसमें इंजन की दक्षता, ये हेडिंग है। बाकी डेरिवेशन वही है, थोड़ा आगे यदि ईटा को एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशो के टर्म्स में हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, यानी वही फॉर्मूला। देखो, ये वाली समीकरण दिख रही है आपको, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 को लेना है, 5th इम्प्लाइज, ठीक है, वही डेरिवेशन है। तो इक्वेशन 5 को हमने उठा लिया। तो यहाँ से देख के बताओ, T2/T1 निकाल लो यहाँ से 5 से, देखो T1 में आएगा, और ये VB की पावर है गामा-1, और अपॉन में ये आएगा VC की पावर गामा-1, ठीक है जी। इसे आप ऐसे लिख सकते हो, VB/VC की होल पावर गामा-1 की होल पावर लिख लिया इसे। एक काम करो, देखो एक बात सुनो ध्यान से, जो VC/VB होता है ना, VC/VB उसे कहते हैं आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशो, ठीक है जी, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशो, ठीक है जी। मैंने बताया VC/VB को आप क्या कहते हैं, VB/VC को नहीं, VC/VB को, VC/VB को क्या कहते हैं, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशो, और इसे आप रो से लिखते हैं। तो बताओ मुझे, सो ये जो है आपका T2/T1, ठीक है, इसे कैसे लिख लो, इसे लिख लो 1/VC/VB की होल पावर गामा-1 लिख सकते हैं,
या आप ऐसे ना करो तो देखो ऐसे कर लो, आपके पास VC/VB है रो के बराबर, तो यहाँ से निकाल दो आप VB/VC, बताओ कितना आएगा, इसे पलट लो, वो और भी आसान हो जाएगा। क्या आएगा 1/रो, ये वाला मान यहाँ रख दो। सो T2/T1 बराबर कितना आएगा 1/रो की पावर गामा-1, ठीक है जी, 1/रो की पावर गामा-1। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो T2/T1 का मान हमें निकालना था, आपने निकाल दिया है। ये वाला जो मान है यहाँ पे रख दो, ठीक है। शायद 6 तक इक्वेशन होगी थी, तो इसे आप 7 डाल दो, तो 7 इम्प्लाइज करो, तो क्या आ जाएगा ईटा बराबर 1 माइनस ये T2/T1 जो है ना, ये है 1/रो की पावर गामा-1। तो ये आपका ईटा का एक एक्सप्रेशन और आ गया, यानी ईटा कह दो या ई से कहीं किसी बुक में डिनोट किया हो सकता है, यानी इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन किसके पदों में आ गई, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशो रो के टर्म्स में आ गई, पदों में आ गई, ठीक है, उसके पद में है। तो ये ठीक है उस डेरिवेशन का ही जो कल कराया था उसी का एक पार्ट है, तो ये मैंने आपको कराया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है जी, तो फिर आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन तो ये कंप्लीट हुआ, लेकिन कार्नोट हीट इंजन से रिलेटेड एक दो छोटी मोटी बातें पूछ लेता है। देखो कैसी हैं वे, जैसे कि मैंने एफिशिएंसी के फॉर्मूले कराए ना आपको, तो आपसे पूछ लेगा कि इफ़िशियंसी किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है कार्नोट हीट इंजन की, है ना। तो देखो इस फॉर्मूले के आधार पर, यानी एक हेडिंग आप डालें हाउ टू इंक्रीज, बहुत आसान सी बात है, फॉर्मूले से दिख रहा है, हाउ टू इंक्रीज द इफ़िशियंसी। ठीक है, इफ़िशियंसी कैसे बढ़ाएं, किसकी, कार्नोट हीट इंजन की। ठीक है जी, हाउ टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। क्लियर है जी, हाउ टू इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन की इफिशियंसी यानी दक्षता को कैसे बढ़ाया जाए। तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ईटा बराबर 1 माइनस क्या होता है T2/T1। तो आप देख के बताओ भैया, ईटा कब ज़्यादा आएगा, जब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये पूरी है ना, ये पूरी जो वैल्यू है ये कैसी हो, कम हो, क्योंकि फिर T2/T1 कम होगा तो घट के कम आएगा 1 में से, मतलब 1 में से घट के ज़्यादा आएगा। यदि ये वैल्यू कम होगी ना तो 1 में से घट के कैसे आएगा, ज़्यादा है, क्योंकि कम घटेगा तो फिर ज़्यादा ही आएगा। इसका मतलब है ईटा को ज़्यादा करने के लिए T2/T1 क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और T2/T1 कम कब होगा, जब या तो T2 कैसा हो, कम हो, ठीक है, या T1 कैसा हो, ज़्यादा हो। ये तो मतलब है भाई, T2 घट जाएगा तो T2/T1 खुद कम हो जाएगा। ठीक है, समझते हो ना इतना मैथमेटिक्स तो। और यदि T1 बढ़ जाए तो भाग करके कम आएगा, तो भी T2/T1 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो इफ़िशियंसी कैसे बढ़ाई जा सकती है, ये है ना, लैंग्वेज में इसकी लिख दूंगा। तो बात समझ में आई कैसे बढ़ाई जा सकती है इफ़िशियंसी, यानी इफ़िशियंसी बढ़ाने के लिए T2/T1 को घटाना पड़ेगा, और T2/T1 को घटाने के लिए T2 को या तो घटाना पड़ेगा या T1 को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बस ये था। आगे देखो, एक और हेडिंग डालो, कुछ इसमें देखो क्या होता है, कार्नोट हीट इंजन जो होता है ना, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो क्यों पॉसिबल नहीं है, उसका कारण, यानी कार्नोट हीट इंजन है ना, इज नॉट प्रैक्टिकली ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल, यानी व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। यानी देखो, जो कार्नोट हीट इंजन है ना,
उसमें ऐसी ऐसी बातें क्या की गई हैं, अपेक्षा की गई है, एक्सपेक्ट की गई है, जैसे इसकी इफ़िशियंसी जो है ना वो 100% होनी चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाए। तो इफ़िशियंसी 100% कब होगी आप खुद देख के बताओ। फॉर्मूला आप जानते हो, 1 - T2/T1 है, ठीक है जी। तो आप बताओ यदि ईटा जो है 1 आ जाए, यदि ईटा कितना आ जाए 1, तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 100% कब आएगी इफ़िशियंसी, यदि ईटा की वैल्यू कितने आ जाए 1, तब आएगी इफ़िशियंसी 100%। और ईटा की वैल्यू 1 कब आ सकती है, आप फॉर्मूला देखो और बताओ ईटा की वैल्यू 1 कब आ सकती है। तो ईटा की वैल्यू 1 कब आ सकती है आप खुद देख सकते हो, यदि ये टर्म 0 हो जाए। और ये टर्म 0 कब होगी, यदि T2 का हो जाए 0, ठीक है। और T2 0 होने का मतलब है कि जो सिंक का टेम्परेचर है ना, सिंक, क्योंकि सिंक का टेम्परेचर होता है, ठीक है, सिंक का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एक सिंक को हीट दी जाती है ना, ठीक है, जो बची हुई रिमेनिंग हीट होती है वो सिंक को दे दी जाती है। तो ऐसा संभव नहीं है कि जो बची हुई हीट है वो सिंक को दे दी जाए, है ना, और हीट देने पर भी सिंक का जो टेम्परेचर है वो 0 बना रहे, ऐसा तो नहीं है। टेम्परेचर 0 नहीं हो सकता सिंक का। इसका मतलब है जब सिंक का टेम्परेचर 0 नहीं हो सकता तो T2/T1 भी 0 नहीं होगा और ईटा भी 1 यानी 100% नहीं होगी इफ़िशियंसी। तो ये बात ठीक है कही गई। और कार्नोट हीट इंजन में आइडियली माना गया कि इसकी इफ़िशियंसी 100% होनी चाहिए। तो कार्नोट हीट इंजन की इफ़िशियंसी 100% नहीं है, तो कार्नोट हीट इंजन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, यानी उसमें उसकी जो इफ़िशियंसी है वो 100% नहीं हो सकती। और देखो संसार का सत्य है कि 100% कुछ भी नहीं होता है ना, 100% कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इफ़िशियंसी 100% नहीं होगी। तो कार्नोट हीट इंजन जैसा माना गया था कि आइडियल हीट इंजन है एक, है ना, अपने आप में एक आदर्श इंजन है वो, है ना, उससे उसकी इफ़िशियंसी 100% है क्योंकि वो बेस्ट है, वो आइडियल है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो ठीक है आइडियल माना गया उसे, तो 100% इफ़िशियंसी होनी चाहिए थी। चूँकि इफ़िशियंसी 100% नहीं है तो कार्नोट हीट इंजन जैसा सोचा गया कि ये आइडियल हीट इंजन होगा, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, ये सब बातें हैं, लैंग्वेज में लिख दूंगा, समझ गए। चलो फिर आगे चलते हैं। देखो कार्नोट हीट इंजन के बाद अब हम पढ़ेंगे कार्नोट रेफ्रिजरेटर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। देखो हेडिंग डालो, कार्नोट रेफ्रिजरेटर। देखो हीट इंजन जैसा होता है ना, उसका जस्ट उल्टा होता है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, जैसा हीट इंजन वैसा ही क्या होता है रेफ्रिजरेटर, उसका जस्ट अपोजिट। तो हेडिंग डालो कार्नोट रेफ्रिजरेटर। ठीक है जी, कार्नोट रेफ्रिजरेटर, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, प्रशीतक कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्नोट प्रशीतक। रेफ्रिजरेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रशीतक। ठीक है, क्लियर है। तो देखो कार्नोट रेफ्रिजरेटर जो है वो क्या है, मैंने बताया हीट इंजन का उल्टा है। ठीक है, उल्टा कैसे है, देखो जो हीट इंजन होता है उसका सिंपल डायग्राम मैंने आपको बताया था इस तरीके से। ठीक है, ये क्या था, सोर्स, ठीक है जी, जिसका टेम्परेचर T1 था, और ये क्या था, सिंक था जिसका टेम्परेचर T2 था, और ये वर्किंग सब्सटेंस है ना, क्या है ये, वर्किंग सब्सटेंस यानी कार्यकारी पदार्थ। तो हीट इंजन में आपको पता है क्या होता था, ठीक है जी, Q1 हीट ली जाती थी, कुछ का वर्क कर दिया जाता था W का, और जो बाकी थी वो Q2 सिंक को दे दी जाती थी। हीट इंजन में ऐसा होता था, है ना, समझा रखा है मैंने बताया रेफ्रिजरेटर उसका क्या है, उल्टा है बिल्कुल। तो इसका मतलब है यहाँ पर देखो हीट इंजन में तो सोर्स से हीट ली जाती थी, कुछ का वर्क कर दिया जाता था, और जो बची हुई हीट है वो सिंक को दे दी जाती है। इसका उल्टा, इसका अपोजिट कैसे होगा,
यानी, और मैंने बताया था वहाँ पे कि ये तो है हॉट बॉडी, सोर्स क्या होता है हॉट बॉडी, और ये सिंक क्या होता है कोल्ड बॉडी, ठीक है जी। तो वहाँ पे क्या था, हॉट बॉडी से सोर्स से हीट लेते थे और सिंक को यानी कोल्ड बॉडी को दे देते थे। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हीट लेंगे आप कोल्ड बॉडी से यानी सिंक से, और किसे देंगे सोर्स को देंगे, ठीक है। तो उल्टा है नहीं। और वहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस के द्वारा वर्क किया जाता था, यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस पर वर्क किया जाएगा किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, बाह्य कारक के द्वारा, ठीक है। तो यानी यहाँ से हीट किससे ली जाएगी सिंक से, और वर्किंग सब्सटेंस पर वर्क किया जाएगा, ठीक है। तो वर्क ऑन वर्किंग सब्सटेंस, वर्किंग सब्सटेंस पर वर्क किया जाएगा और किसके द्वारा, बाय एक्सटर्नल एजेंट, किसी बाह्य कारक के द्वारा, ठीक है जी। क्लियर है। तो यहाँ वर्क किया जाता है इस पे, और जो हीट है, ठीक है जी, देखो ध्यान दो, कुछ हीट ली और कुछ इस पे कार्य कर रहा जा रहा है, तो कुछ हीट और मिली। देखो जब वर्किंग सब्सटेंस कार्य करेगा तो उसकी हीट खर्च होगी, लेकिन जब उसके ऊपर कार्य किया जा रहा है तो हीट मिलेगी उसे। तो कुछ हीट तो यहाँ से मिली, कुछ वर्क से मिली, तो दोनों ही जो हीट है ये दोनों मिलकर ये फिर किसे ट्रांसफ़र कर दी जाती है, सोर्स को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ठीक है, यानी हॉट बॉडी को। क्लियर है। यानी यहाँ से क्या हो जाता है, जो Q2 हीट है और जो वर्क से हीट मिली W, वो दोनों हीट मिलाकर किसे ट्रांसफ़र कर दी जाती है, सोर्स को, ठीक है। और मान लो सिंक से जो हीट ली जा रही है वो Q2 है, जो वर्क किया जा रहा है वो W है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्किंग सब्सटेंस पर जो वर्क किया जा रहा है वो W है, और जो सोर्स को हीट दी जा रही है वो मान लो कितनी है, Q1 है, ठीक है। तो बताओ Q2 बराबर, वो Q2 प्लस W बराबर किसके हो जाएगा, Q1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है जी। सारी बातें समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये टोटल हीट किसके बराबर है, Q1 के। तो यहाँ से देखो, यदि हम वर्क डन निकालना चाहें तो वर्क डन निकाल सकते हो, जो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा किया जा रहा है कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, ठीक है जी। क्लियर है। और मैंने बताया कार्नोट रेफ्रिजरेटर क्या है, एक हीट इंजन ही है, लेकिन वो उल्टा काम करता है, तो इसका एक नाम ये भी है, रिवर्स हीट इंजन। क्या बोलेंगे, रिवर्स हीट इंजन, ठीक है जी। इसे रिवर्स हीट इंजन भी कहते हैं, यानी इट इज ए हीट इंजन, इट इज ऑल्सो ए हीट इंजन विच वर्क्स रिवर्सली, ठीक है। ये एक उसमें इंजन ही है जो व्युत्क्रमित तरीके से कार्य करता है, ठीक है। तो इट इज ए हीट इंजन विच वर्क्स रिवर्सली, जो व्युत्क्रम के रूप में मतलब उल्टा कार्य वर्क करता है, तो इसे कार्नोट रेफ्रिजरेटर कहते हैं, या कार्नोट आइडियल रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, ठीक है। कार्नोट हीट इंजन को भी था ना, वो कार्नोट आइडियल हीट इंजन भी उसका एक नाम है ना, जो कार्नोट हीट इंजन पे लाया था पहले। तो आइडियल था इसलिए तो मैंने समझाया कि उसकी एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार कार्नोट रेफ्रिजरेटर कैसा है, आइडियल रेफ्रिजरेटर माना गया, तो इसे कार्नोट आइडियल रेफ्रिजरेटर भी कहते हैं, ठीक है। बातें दोनों समझ में आ रही हैं। तो मैंने ये तो बताया ही आपको। हाँ, इसके वर्क डन का फॉर्मूला निकाल देते हैं, यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा है। यहाँ से देखो वर्क डन किसके द्वारा हो रहा है, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, और किस पर हो रहा है, वर्किंग सब्सटेंस पर, वर्किंग सब्सटेंस, वो वर्क ऑन वर्किंग सब्सटेंस बाय, ठीक है। देखो यहाँ से Q2 कॉमन लो, क्या बचेगा, जो कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, और यहाँ तो 1 बचेगा। क्लियर है। और देखो फॉर आइडियल गैस, यदि वर्किंग सब्सटेंस क्या हो, आइडियल गैस, यानी आइडियल गैस, भाई देखो मैंने बताया था ना, वर्किंग सब्सटेंस जो होता है एक गैस होती है, और वो गैस मान लो मैं कौन सी गैस ले रहा हूँ, वो आइडियल गैस। तो मैं कहना चाह रहा हूँ आइडियल गैस है ना, इफ आइडियल गैस एज वर्किंग सब्सटेंस, यदि वर्किंग सब्सटेंस के तौर पर
हम किसे ले रहे हैं, आइडियल गैस को। तो आइडियल गैस के लिए मैं अभी एक डेरिवेशन कराया था लास्ट लेक्चर में ही, इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन। उसमें आइडियल गैस मान के चले थे, 1 मोल आइडियल गैस है ना। आइडियल गैस इक्वेशन लगाई भी थी उसमें, PV बराबर RT, उसका यूज भी हुआ था। तो वहाँ पे उस डेरिवेशन में आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस लेके चले थे। तो वहाँ से एक रिजल्ट मिला था लास्ट में, आपको याद हो तो, Q1/Q2 बराबर था वहाँ पे T1/T2, या Q2/Q1 बराबर T2/T1, वो तो बात एक ही है। ये रिजल्ट मिला था या नहीं। इससे पहले वाला जो डेरिवेशन है इफिशियंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, उसमें देखो आइडियल गैस को यदि वर्किंग सब्सटेंस के तौर पर लेंगे तो ये रिजल्ट हम पहले ही प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है, ये हमें मिल चुका है। तो मैं यहाँ Q1/Q2 की जगह क्या रख दूँ, सो W का एक एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, Q2, और ये हो जाएगा T1/T2 -1, ठीक है जी। तो ये किसका एक्सप्रेशन है दोनों, ये एक्सप्रेशन है आपके, बोलो, वर्क डन के। तो इसके नीचे लिख देना, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन, ठीक है, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन, ठीक है। वर्क डन के एक्सप्रेशन है, किए गए कार्य के व्यंजक हैं, और वर्क किसके द्वारा हो रहा है, इट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन ऑन वर्किंग सब्सटेंस बाय एक्सटर्नल एजेंट, किसी बाह्य कारक के द्वारा कार्यकारी पदार्थ पर किए गए कार्य के व्यंजक हैं ये दोनों, है ना, ये भी और ये भी। क्लियर है। तो कार्नोट आइडियल रेफ्रिजरेटर मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसमें और जो बाकी बातें हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक आप बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए, है ना, चीज़ों को तैयार करते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।